साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदा क्लासेस में। आइए, ज्ञानदा क्लासेस आपके लिए बेहतर कंटेंट लेने की कोशिश करता है और हमेशा एक शानदार और सुपर सेशन लाने की कोशिश में जुटा रहता है। दोस्तों, बड़ी मेहनत से ये जो भी कंटेंट लाते हैं आपके लिए और बहुत ही मेहनत पड़ती है, इसलिए जो भी भाई हैं जुड़ते हैं तो निरंतर रूप से जुड़ें और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने सखों को, सभी को इनवाइट करें और इसका जो भी लिंक है सभी को शेयर करें ताकि हमारा भी और भी मन लगे और हम मोटिवेट हो सकें आप सभी से। तो चलिए, ज़्यादा बातें न करते हुए मैं सेशन की ओर बढ़ता हूं और आपके लिए लेके आया हूं फुल एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ पूरा फैक्ट, जो कि हिंदी भाषा का प्रथम ही चैप्टर है और इसमें जो भी बातें होंगी वो आपसे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि एनसीईआरटी से बिल्कुल 100% पूरा एनसीईआरटी पे बात होगी। चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बनते हैं वो भी करेंगे और जितने भी थ्योरिकल पॉइंट से समझेंगे, बड़ी ही सरल भाषा और सहज भाषा में हम इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने सोचने, समझने और अपने भावों को व्यक्त करने की शक्ति प्रदान की है। ऐसा एक ही मात्र प्राणी संसार में कौन है? जो कि मनुष्य है, जिसको सोचने, समझने की और अपने निर्णय लेने की और अपने अनुभव शेयर करने की, एक सिर्फ और सिर्फ अपने भावों को व्यक्त करने की एक ऐसी जो ऋचा है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास ही है। आइए आगे पढ़ते हैं। मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर लिखकर भी मन की बात को स्पष्ट करता है। क्लियर है? इन दोनों माध्यमों का मूल आधार ही क्या है? इन दोनों माध्यमों का मूल आधार ही वो होता है, वो क्या कहलाता है? वो भाषा कहलाता है। क्लियर? इसके अतिरिक्त मनुष्य कभी कभी अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए संकेतों का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? संकेतों का सहारा लेता है। पर संकेतों या फिर इशारों के सहारे, चलिए आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए, वेट 1 सेकेंड, मैं क्लियर कट कर देता हूँ। चलिए, अब हो जाएगा बिल्कुल सही। हाँ, चलिए देखते। पर इन संकेतों, इशारों के सहारे वह पूरी तरह अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता। इसी कारण संकेतों के सहारे भावनाओं को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाती। स्पष्ट होता है कि यदि हम इशारों के माध्यम से या फिर हम कहें कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से, अपने संकेतों से यदि हम अपने विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति करना चाहें तो वो संभव नहीं है। वो यही बताने की कोशिश कर रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः भाषा के लिए कहा जा सकता है कि जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम भाषा कह देते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे साधन जिनके माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया जा सके, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम भाषा कहते हैं। तो ये जो आदान प्रदान होता है वो 2 प्रकार से किया जा सकता है। ये आदान प्रदान कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो आपका बोलकर किया जा सकता है और दूसरा आपको लिख कर किया जाता है। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। तो समझते हैं कौन कौन से होते हैं भैया। एक तो भाषा होती है और भाषा का जो प्रथम रूप होता है वो मौखिक भाषा होता है और सेकेंड जो होता है वो आपका लिखित भाषा होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से हम देखेंगे। लिखित भाषा होती है, दूसरी आपकी मौखिक भाषा होती है। 2 बिंदु होते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पे बात करेंगे। भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? एक तो आपका मौखिक होता है और एक आपका लिखित होता है। और सांकेतिक की बात करें तो हम सांकेतिक आपको समझा ही चुके हैं। अगर तीसरा पॉइंट भी बनेगा यहाँ पे तो आपका कौन सा बन जाएगा? सांकेतिक भाषा का बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आइए बात करते हैं मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता भैया? मौखिक रूप कहलाता है। ऐसा जब होता है, कब होता है? जब व्यक्ति अपने मन में उठे विचारों को बोलकर
अपने शब्दों के माध्यम से, अपने मुखार बिंब से निकाल के बोलकर व्यक्त करता है तो वही उस भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? वो मौखिक रूप कहलाता है, मौखिक रूप कर लेता है। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। चलिए देखिए, दूसरा पॉइंट बनता है लिखित भाषा क्या होती है। जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह कौन सा रूप कहलाता है? तो वह भैया लिखित रूप कहलाता है। कौन सा कहलाता है? लिखित रूप कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप सब समझदार हो, समझ भी चुके होंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। साधारणतः भाषा का मौखिक रूप हम संभाल कर नहीं रख सकते, क्योंकि बोलकर प्रकट किए गए विचारों बोलने के बाद नहीं रहते। क्या होता है कि बोलकर प्रकट किए गए विचार बोलने के बाद नहीं रहते। इसके विपरीत भाषा के लिखित रूप को हम कई रूपों में संभाल कर रख सकते हैं। जैसे कई व्यक्तियों ने बोला तो बोला हुआ ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, परंतु यदि हम चाहें लिखा हुआ जो लिखित भाषा होती है वो हमारे पास कई लंबे समय तक संजोए हुए रखा रहेगा और वो उस किसी भी नोट के माध्यम से वो हमारे पास पड़ा रहेगा। इस रूप के द्वारा ही ज्ञान, विज्ञान, साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। अच्छा, इसका एक बहुत ही शानदार प्रयोग भी ये है कि इसका जो हम कह सकते हैं कि इसका अगर हम देखें तो उपयोग भी ये है कि इसके माध्यम से, इसके द्वारा आपका क्या ज्ञान और विज्ञान, या फिर बात करें साहित्य की, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं, साहित्य भी हमारा इन्हीं के माध्यम से क्या रहता है? बना रहता है। चलिए देखते हैं, साहित्य है, विज्ञान है, जो भी विषयों पर हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहता है। अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो हमारा जो इतिहास होता है वो हमारे पूर्वजों द्वारा या किसी भी जो हमारे पिछली पीढ़ी में थे उन्होंने लिखा, और वो हमारे पास किसी न किसी रूप में इसी के माध्यम से, नोट्स और बुक्स के माध्यम से वो मिलता है। वो भाषा का लिखित ही रूप है भैया। वो भाषा का कौन सा रूप है? वो भाषा का लिखित रूप ही है। चलिए विचार कीजिए कि अगर भाषा यह लिखित रूप में नहीं होती तो ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का जो भंडार आज हमें उपलब्ध है वह हमारी अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए भाषा का यह रूप सचमुच ज्ञान, विज्ञान और साहित्य आदि के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देखिए, एनसीईआरटी की यही तो मुख्य बात है। यदि आप शॉर्ट के चक्कर में रहते हैं तो शॉर्ट से इतना कल्याण नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट भी उसी तरीके से बनता है जब हम पूरा सेशन लेंगे, जब आप उसका कंसेप्ट जीरो से शिखर तक नहीं समझेंगे तो आपका शॉर्ट भी काम नहीं आएगा, और शॉर्ट चीज़ें हमेशा शॉर्ट ही हो जाती हैं। इसलिए आपको शॉर्ट के साथ साथ यहाँ एनसीईआरटी का पूरा फंडा बता रहे हैं, इसको समझिए। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और सारी जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है कि ये एक वरदान से कम नहीं। यदि हमारे पूर्वज लिख के ना जाते तो ये जो साहित्य और विज्ञान की जो दृष्टि है ये हमको देख नहीं पाती, और हम इसको भली बात अपने जीवन में प्रयोग भी नहीं कर पाते। तो चलिए देखते हैं आगे है, मौखिक भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे बच्चा अपने घर परिवार अपने आप ही सीख जाता है, लेकिन लिखित भाषा को सीखने के लिए क्या होता है? अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। यदि आप देखें कि बच्चा किसी भी समाज का है और उसके समाज में, उसके समुदाय में, उसके मम्मी पापा के द्वारा जो भी भाषा बोली जाती है वो उनके संपर्क में ही आके उस भाषा का निर्माण कर लेता है और वो सीख जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, परंतु अगर हमको साहित्यिक भाषा सीखनी है, जो लिखित भाषा सीखनी है, उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा और निरंतर उसका एक व्यू होगा, उस पर हमें क्रिया प्रतिक्रिया करनी होगी, तब हम उस भाषा को सीख पाएंगे। चलिए अगला बिंदु ये बनता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि बोली किसे कहते हैं, और कभी कभी अंतर भी आ जाता है कि बोली और भाषा में अंतर क्या आता है। तो आप स्पष्ट कर पाएंगे, समझेंगे बोली को। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। किसी भी निश्चित क्षेत्र में, जैसे गांव में कोई भी कस्बा होता है या फिर कोई भी एक कुनबा होता है, उसके माध्यम से जो वहाँ पे भाषा बोली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? जो वहाँ की मदर टंग है उसको जो बोला जाता है तो वो वहाँ की बोली कहलाती है। अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। मतलब जो भी आसपास के क्षेत्र में जो उनकी कह सकते हैं जो गांव की जो भाषा होती है, जो भी मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, उसमें जो लोग बात करते हैं वो वहाँ की बोली कहलाती है, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु बनेगा कि बोली का जो होता है भैया, बोली का कोई भी कैसा रूप नहीं होता है, कोई भी भाई साहब लिखित रूप नहीं होता है। मगही, मागधी, मैथिली, बज्जिका, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई ऐसी बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। आपको हमने ये बताई हैं, एक तो तुम्हारी मैथिली हो गई, मगही हो गई, मागधी हो गई, मगही को ही मागधी कहते हैं, बज्जिका हो गई, राजस्थानी हो गई या बुंदेलखंडी हो गई आदि कई ऐसी विभिन्न बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है, चर्चित भी हैं। और देख लेते हैं, हमारे देश में पहले 18 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, किंतु अब उनमें 4 बोलियां और जोड़ उन्हें भी भाषा के रूप दे दिया गया है, मतलब भाषा का रूप दे दिया है। बात कर कि जो हमारा देश था उसमें पहले क्या था कि 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी, परंतु इस समय की यदि हम बात करें तो उसमें जो 4 प्रमुख बोलियां थी उनको और जोड़ दिया गया है, 4 प्रमुख बोलियों को भी और जोड़ दिया गया है। तो अब क्या हो जाएगा, अब इस समय क्या है, इस समय जो हमारी टोटल 18 और 4 कितनी हो जाती हैं, 22 हो जाती हैं। तो 4 और उसमें जोड़ दी तो उन्हें भाषा का रूप दे दिएगा, अब वो भी एक भाषा के रूप में जानी जाती हैं। जो बोलियां भाषा के रूप में मान्य हैं वे कौन कौन सी हैं, देखिए डोंगरी है, मैथिली है, बोडो है तथा कोंकणी। इन 4 बिंदुओं को और इन 4 बोलियों को भाषा के रूप में और स्वीकारा गया और टोटल मिला के हमारी इस प्रकार भारत में निम्नलिखित 22 भाषाओं, कितनी 22 भाषाएं जो कि प्रचलित हैं वो इस प्रकार हैं, आपके समक्ष हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देखिए हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, नेपाली है, पंजाबी है, बांग्ला है, मैथिली है, सिंधी है, तमिल है, इसी के साथ यहाँ पे तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, उड़िया भी है, असमिया है, बोडो है, डोंगरी है, कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, संथाली, मणिपुरी, गुजराती, कोंकणी आदि। यहाँ पे 22 जो है भाषाओं का, यहाँ पे 22 भाषाएं जो हैं वो कैसी हैं, यहाँ पे प्रचलित हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिपि किसे कहते हैं, ये मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, भाषा का प्रयोग करते हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे चिन्ह ही क्या कहलाते हैं, लिपि चिन्ह कहलाते हैं। इसे सरल शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, आप देखिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स बना है बड़ी मेहनत से। देखिए किसी भी भाषा के लिखने की विधि को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जा सकता है। अब चलिए इसका एक बार व्याख्या करते हैं, समझते हैं। जैसे कि देखिए हमारी हिंदी भाषा है उसके कुछ निश्चित बिंदु हैं, निश्चित चिन्ह हैं जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो उस वर्णमाला के अनुसार ही हम शब्दों का उच्चारण और शब्दों का लेखन कर पाते हैं, उसी के माध्यम से हम उसको पढ़ पाते हैं। तो यही एक मुख्य बिंदु बनेगा कि लिपि किसे कहते हैं। तो जो वर्णमाला के जो वर्ड हैं, जो अक्षर हैं, जो निश्चित ध्वनियां हैं, वही हमारी क्या है, वही लिपि चिन्ह है। और उन्हीं चिन्हों के माध्यम से हम अपनी भाषा को सरल और सहज तरीके से लिख व बोल सकते हैं। तो किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जा सकता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आगे देखिए, प्रत्येक भाषा के लिए लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि क्या कहलाती है, हमारी देवनागरी लिपि है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तुम्हारी गुरमुखी हो जाएगी। चलिए आगे कुछ चार्ट भी दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं, आप इसको समझ सकते हैं और आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी जैसे लिखा है, हम सब भारतीय हैं। अंग्रेजी की रोमन लिपि है, वी आर ऑल इंडियंस। और हम देखें तो पंजाबी गुरमुखी है, ये आपका लिखा है गुरमुखी में, और ये आपका उर्दू में, ये आपका अरबी की फ़ारसी है। तो इन दोनों की क्या होती है, फ़ारसी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए व्याकरण किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु बनता है, या फिर एकेडमिक की बात करें तब भी, और अगर हम कम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें तो सब में बनता है।
भाषा की शुद्धता व एक रूपता को बनाए रखने के लिए व्याकरण का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम देखें तो समरूपता और उसकी जो एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि जो उसकी शुद्धता है, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व पढ़ने व बोलने के लिए व्याकरण का शिक्षण जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो व्याकरण के ज्ञान को प्राप्त कर हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीख सकते हैं। जब तक व्याकरण के नियमों की सही जानकारी नहीं हो जाती, हम भाषा का सही रूप लिखने व बोलने में समर्थ नहीं हो पाते। हमसे क्या होगा कि वर्तनियों में अशुद्धता होगी, उसका जो क्रम होगा वो व्यवस्थित नहीं होगा। अव्यवस्थित तरीके से हम उसको कहेंगे तो अव्यवस्थित तरीके से हम उसका जो भी हम वाचन करेंगे या लेखन करेंगे, तो व्याकरण का जो मतलब होता है वो यही होता है कि भाषा को शुद्ध तरीके से बोलना, लिखना व पढ़ना, मुख्यतः यही होता है। अतः कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, देखिए आपके सामने है, जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, वही मेरे भैया व्याकरण कहलाता है। मेरे साथियों, वही व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा और सभी साथियों को हमारी ये अगर बातें अच्छी लग रही हो, सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने सभी साथियों को शेयर करें ताकि उनका भी कल्याण हो और आप भी पुण्य के भागीदारी बने। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इस बात का पता वही व्यक्ति लगा सकता है जो व्याकरण का ज्ञान रखता है। कौन लगा सकता है? जो व्याकरण का ज्ञान रखता है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो देखिए, पहला है आपका वर्ण विचार, दूसरा है आपका शब्द विचार और तीसरा आपका वाक्य विचार। तो चलिए इनको भी समझ लेते हैं। ये आपके सामने है और मैं इन पे ही बात कर लेता हूँ। देखिए क्या है कि व्याकरण जो है, व्याकरण को हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? वर्ण विचार में, और एक है शब्द विचार और ये वाक्य विचार। इन तीनों को समझेंगे वन बाई वन। देखिए वर्ण विचार क्या होता है? इसके अंतर्गत वर्णों पर विचार किया जाता है, जैसे अ आ इ ई का खा आदि जो भी वर्ण हैं इन पे उसका विचार किया जाता है। शब्दों की बात करें तो शब्द विचार क्या होता है? इनके अंतर्गत शब्दों पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार की बात करें तो इनके अंतर्गत वाक्यों पर क्या किया जाता है? विचार किया जाता है। तो देखिए कैसे विचार किया जाता है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमने इसका तो बता दिया, अ आ इ ई जो भी वर्ण बनते हैं वर्णमाला में, या फिर जो भी वर्णों से मिलके शब्द बनते हैं, तो सड़क, विद्यार्थी, घर आदि। और वाक्य की बात करें तो पूरा पूरा वाक्य होगा, जैसे महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, ये पूरा वाक्य है। तो इन पे विचार किया जाता है। अब चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पूरा सेशन बखूबी समझा होगा और बहुत अच्छे से इसको ट्रीट भी किया होगा, और उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि हमने मुख्य बिंदु जो भी सीखे हैं, जो पढ़े हैं, वो कौन कौन से हैं। चलिए इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम भाषा कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अपने पास रख भी सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन? एक तो आपका मौखिक रूप होता है, दूसरा आपका लिखित रूप होता है। मैं इनके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ कि भाई हमने क्या क्या सीखा। अपने मन के भावों को जब व्यक्ति बोलकर व्यक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? भाषा का कौन सा रूप कहते हैं भैया? भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जिसको हम बोलकर व्यक्त करते हैं वो मौखिक रूप होता है। जिसको हम क्या करते हैं? लिखकर व्यक्त करते हैं, वो हमारा लिखित रूप होता है। कौन सा होता है? वो हमारा लिखित रूप होता है। अब उम्मीद करते हैं आप फिर से ही इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। जिसको लिखकर व्यक्त करते हैं वो लिखित रूप होता है। कहें तो सीमित क्षेत्रों में बोले जाने भाषा के रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। एक क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाती है उसको बोली कहा जाता है, जो कि आपको हम समझा चुके हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और लिपि की क्या होती हैं? कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, उनके माध्यम से हम भाषा को सहज तरीके से पढ़ व लिख व बोल भी सकते हैं। जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है। शुद्धिकरण की बात करें अगर भाषा में, तो वो एक ही भाई साहब होते हैं, व्याकरण। इनकी वजह से हम भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोल सकते हैं। ठीक है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। कौन कौन से 3 भाग हैं? वर्ण विचार है, शब्द विचार है और उसके बाद आपका कौन सा है? वाक्य विचार है।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस सेशन से आप बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे और आपको समझ भी आया होगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच आपके जुड़ने के लिए, और प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।